आज का हमारा टॉपिक है आईफोन 11 प्रो, जो कि फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम है। फ़ोन डेड है, ऑन नहीं हो रहा है। अभी डीसी पावर सप्लाई में ये देखो 118, 119, 20 ऐसा ले रहा है। और कस्टमर का ये कहना है कि कई कई दफ़ा फ़ोन ऑन भी हो जाता है, कई कई बार फ़ोन ऑन हो जाता है और नहीं भी होता है। तो ये क्लियरली पता चलता है कि ये सीपीयू से रिलेटिव प्रॉब्लम है या सीपीयू का ही प्रॉब्लम है। मैंने ऑलरेडी फ़ोन को सेपरेट करके रखा है, क्योंकि अगर सेपरेट करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाता है, वीडियो में बहुत लंबा बन जाता है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी सेपरेट करके रखा है। तो सबसे पहले हम सीपीयू को रिमूव करेंगे। उससे पहले हम ग्लू को कट कर लेते हैं। और मैं जो हॉट गन यूज़ कर रहा हूँ DW-X8, और एयर मैंने रखा है 60, और ग्लू कट करने के लिए मैंने हीट रखा है 290। ज़्यादा नहीं रखने का, अगर ज़्यादा रखोगे तो साइड पे जो रजिस्टर कैपेसिटर है वो उड़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लू कट कर लेते हैं। क्योंकि ज़्यादातर अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आता है फ़ोन के अंदर, तो सीपीयू के अंदर जो बॉल होता है वो ड्राईनेस हो जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हम ग्लू कट करेंगे, और ग्लू कट करने के बाद सीपीयू को रिमूव करेंगे। रिमूव बहुत ही केयरफुल के साथ करना पड़ता है। अगर सीपीयू डैमेज हो जाता है तो फिर फ़ोन रिपेयर नहीं होगा। तो मैंने सीपीयू अभी ये उसका ग्लू कट कर रहा हूँ साइड का। साइड का ग्लू भी बहुत ही हल्के हाथों से, ये जो कतर है उसको यूज़ करने की, क्योंकि अगर ज़्यादा अंदर घुसा देते हो तो वो कंपोनेंट उड़ जाता है। हल्के हाथों से सीपीयू का ग्लू कट करेंगे। अभी हमने ये ग्लू कट कर लिया है। अभी हम फ्लक्स लगाएंगे। अभी हम हीट रखेंगे 355, और एयर 80 रखेंगे, 80। एयर को मैंने 80 पे सेट कर दिया है, और हीट हीट को मैंने 355 पे सेट कर दिया है। एक बार मैं माइक्रोस्कोप को साइड पे कर देता हूँ, क्योंकि अगर सीपीयू को रिमूव करते हैं तो सीपीयू के ऊपर ही एयर रहनी चाहिए, एयर और हीट। ये देखो इस तरीके से, तो पूरा सीपीयू के नीचे जो बॉल होता है वो पिघल जाता है। ऐसा थोड़ी देर घुमाएंगे, उसके बाद में सीपीयू को रिमूव करेंगे।
ऐसे हल्के हाथों से सीपीयू के अंदर जगह करने की। ये देखो सीपीयू निकल गया, बहुत ही अच्छी तरह से सीपीयू निकल गया है। एक भी हमारा जो सीपीयू का बोल है वो डैमेज नहीं हुआ है, सक्सेसफुली रिमूव हुआ है सीपीयू। इस तरीके का अगर जितना आपके पास प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका हैंड स्किल बहुत ही अच्छा होगा। अभी हम नीचे का बोल साफ करेंगे, पेट साफ कर लेंगे मदरबोर्ड का। उसके लिए मैंने आयन का टेम्परेचर रखा है 420। जो ग्लू है वो हम आयरन से ही उसका क्लीन करेंगे। उसके बाद में हम सीपीयू का ग्लू क्लीन करेंगे। सीपीयू का कैसे क्लीन करने का वो मैं आपको बहुत ही इजी स्टेप आपको दिखाऊंगा। वो क्या है, उससे सीपीयू डैमेज नहीं होता है। जिस तरीके से मैं सीपीयू का ग्लू क्लीन करता हूँ, अगर आप अगर आप पहली बार सीपीयू निकालते हो और उसके ऊपर काम करते हो तो ये ट्रिक आप इस्तेमाल करोगे तो आपका सीपीयू का जो जब आप सीपीयू का ग्लू क्लीन करते हो उसी वक्त चांसेस होता है कि सीपीयू का बोल डैमेज हो जाता है। अभी मैं आपको वीडियो में जिस हिसाब से आपको मैं दिखाऊंगा, अगर आप उस हिसाब से उसका ग्लू क्लीन करोगे तो शायद आपका सीपीयू डैमेज नहीं होगा। आयरन को भी बहुत ही हल्के हाथों से घुमाना होता है। अगर ज़्यादा उसके ऊपर आप वज़न दे देते हो आयरन पे तो मदरबोर्ड का भी बोल डैमेज हो सकता है। तो एक बार आप अच्छी तरह से आयरन को हल्के हाथों से घुमाओगे तो रिज़ल्ट आपको मिलेगा क्लीन करने में। अभी ग्लू को हम क्लीन करेंगे, जो साफ किया हुआ है वो। इसे साफ करने के समय जो सीपीयू के आसपास में जो कंपोनेंट है वो अच्छी तरह से देखने का, क्योंकि वो ज़्यादातर वहाँ से उड़ जाते हैं, तो वो भी ध्यान में रख के क्लीन करना होता है।
जब भी ग्लू क्लीन करते हो मदरबोर्ड का तो वो स्लोली करने का, अदरवाइज़ कंपोनेंट उड़ जाते हैं तो फिर उसको चेंज करना पड़ता है और डायग्राम में देखना पड़ता है अगर दूसरा ऐसा मदरबोर्ड नहीं है तो। ये अभी एक दो कंपोनेंट निकल गए हैं, मैं उसको साइड पे रख देता हूँ, बाद में उसको लगा दूँगा। मदरबोर्ड के पेज के साथ मैं उसको आयरन से चिपका देता हूँ क्योंकि वो उड़ ना जाए, इसके लिए कि बहुत छोटे कंपोनेंट आते हैं तो ये कंपोनेंट माइक्रोस्कोप में ही दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखते हैं। तो मैंने इसको इसके पेज के साथ सोल्डर कर दिया है। अभी एक बार हम अच्छी तरह से ये मदरबोर्ड का जो पेज है, जो बोल है, वो क्लीन कर लेते हैं इस सोल्डर वायर से। मैं क्विक का डी सोल्डर वायर यूज़ करता हूँ। आयरन का हीट वही है 420 425 के आसपास में रखने की। उसका पेट बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करना पड़ता है। अगर एक भी बोल अच्छी तरह से क्लीन नहीं होगा तो सीपीयू उसकी जगह पे नहीं बैठेगा, और जब क्लीन करते हो उसका बोल, उसके बोल के आजू बाजू में जो कंपोनेंट है वहाँ पे भी ग्लू रह जाता है, छोटा छोटा, वो भी ग्लू को साफ कर लेने का, क्योंकि सीपीयू जहाँ पे बैठता है वहाँ पे इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है। तो कई दफ़ा क्या होता है, अगर कंपोनेंट के आसपास में आप ग्लू नहीं निकालते हो तो सीपीयू फिर अच्छी तरह से नहीं बैठता है, तो फिर फ़ोन ऑन नहीं होगा। फिर आप सोचोगे कि शायद सीपीयू डैमेज हो गया होगा अंदर से, या सीपीयू का अंदर से प्रिंट ख़राब हो गया होगा, ऐसा सोचने लगते हैं। तो वो सबसे पहले वही हमें देखना होता है, जो उसका कैपेसिटर के आसपास में और रजिस्टर के आसपास में ग्लू है वो अच्छी तरह से क्लीन कर लेने का, तो सीपीयू जब आप बिठाओ तो उसकी जगह पे अच्छी तरह से बैठ जाए। वैसे तो अगर आप काम करते हो तो आपको डीसी पावर सप्लाई से भी और यूएसबी टेस्टर से भी पता चल जाता है कि ये सीपीयू का प्रॉब्लम है या नहीं, और ये सीपीयू अच्छी तरह से शायद नहीं बैठा होगा तभी ये प्रॉब्लम हो रहा है। पर उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है।
भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शायद हमारा ये क्लीन हो गया है ग्लू। अब इसको हम साफ़ कर लेंगे ग्लू को। ये देखो कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सीपीयू को क्लीन करेंगे। इसके ऊपर फ्लक्स अप्लाई कर देंगे और सोल्डर वायर से हल्के हाथों से आयरन को घुमाएंगे। आयरन का मैंने हीट रखा है 325, मैंने आयरन का हीट रखा है। अभी डी सोल्डर वायर से हम हल्के हाथों से क्लीन कर लेंगे। ऐसे ग्लू पे घुमाना है तो अंदर का जो ग्लू है थोड़ा हार्ड होता है तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अभी हम ट्यूजर के माध्यम से एक ग्लू को रिमूव करेंगे और मैंने हॉट गन का जो टेम्परेचर रखा है वो 220 रखा है और मैंने हीट रखा है 220 और एयर रखा है मैंने 70 मैंने एयर रखा है और 220 मैंने उसका हीट रखा है। देखो ट्यूजर को बहुत ही हल्के हाथों से ऐसे घुमाना है। अगर बहुत ही केयरफुल अच्छी तरह से उसको घुमाना है। अगर आप ज़्यादा भार दे देंगे तो शायद उसका जो बॉल होता है वो डैमेज हो सकता है और फिर बॉल को बनाना पड़ेगा। आप इस तरीके का अगर आप सीपीयू का ग्लू निकालोगे तो बहुत ही इजीली निकल जाएगा और सीपीयू डैमेज होने का खतरा भी नहीं है। ऐसे हल्के हल्के हाथों से ट्यूजर को घुमाना है। अगर सीपीयू पे अगर ज़्यादा हीट हो जाए तो आप हॉट गन की नोज़र को साइड पे कर देने का। ये देखो बहुत ही अच्छी तरह से ये ग्लू रिमूव होता है। ऐसा स्लोली स्लोली ग्लू को रिमूव करने का। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करने की। अगर जल्दबाजी करने जाओगे तो सीपीयू डैमेज हो सकता है या हो जाएगा। ऐसे स्लोली स्लोली आयरन हॉट गन को घुमाना और ट्यूजर को भी स्लोली स्लोली ऐसे घुमाने का, अपने आप ग्लू रिमूव हो जाएगा।
ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ये ग्लू निकल रहा है और हमारा जो नीचे का बोल्ट है वो भी डैमेज नहीं होता है। वैसे तो बहुत सारी तरीके हैं सीपीयू का ग्लू कट करने की और ग्लू निकालने की, पर सबसे बेस्ट ट्रिक यही है। अगर ये ट्रिक आप यूज़ करोगे तो आपका सीपीयू डैमेज नहीं होता है। इस सीपीयू डैमेज होगा ही नहीं अगर ये ट्रिक आप यूज़ करते हो। ज़्यादातर मैं यही ट्रिक यूज़ करता हूँ। दूसरे भी ट्रिक है, वो भी जल्दी जल्दी ग्लू रिमूव होता है, पर उसके अंदर सीपीयू डैमेज हो जाने का खतरा रहता है। इसके अंदर 0% खतरा रहता है डैमेज होने का। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखते हो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही दिक्कत होती है। इतना इजी नहीं होता है वीडियो बनाने का, फिर भी हम बनाते हैं। अभी शायद ऑलमोस्ट हमारा ये ग्लू क्लीन हो गया है सीपीयू का। अब हम पूरा ग्लू को क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत रह गया है। लिक्विड से हम ग्लू को क्लीन कर लेंगे, कॉटन के माध्यम से। ये देखो, अभी हम फ्लक्स फिर से अप्लाई करेंगे और उसके बाद में डी सोल्डर वायर से नीचे का बोल हम क्लीन करेंगे। ये ऑलमोस्ट हमारा ग्लू क्लीन हो गया है सीपीयू से। अब हम डी सोल्डर वायर से सबसे पहले हम पूरे बॉल के ऊपर आयरन को घुमा देंगे। ये देखो, हल्के हाथों से घुमाने का है, ज़्यादा जोर नहीं देना है सोल्डर आयरन पे। अगर जोर देने जाओगे तो सीपीयू का बॉल डैमेज हो जाएगा। तो ऐसे हल्के हाथों से सीपीयू पे सीपीयू के बॉल पे
घुमाने का, और उसके बाद में टी सोल्डर वायर से वो क्लीन कर लेने का नीचे का पेड। फिर टी सोल्डर वायर से हम नीचे का प्लेट, नीचे का जो बोल्ट है वो अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। तो सीपीयू जब रिवॉल्व करने जाओ तो सारे बोल एक ही तरह के से बन जाए। रिवॉल्व भी बहुत ही अच्छी तरह से होता है अगर ये सीपीयू का बोल जो क्लीन करोगे डी सोल्डर वायर से, तो सारे बोल को एक समान की तरह क्लीन करने का। तो सीपीयू जब आप रिवॉल्व करोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से सीपीयू रिवॉल्व होगा। अगर एक बोल ऐसे ऊपर नीचे होगा तो रिवॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आती है। सीपीयू का मैं देख सकता हूँ, सीपीयू का एक भी बोल्ट डैमेज नहीं हुआ है। अगर बोल्ट डैमेज हो जाता है तो फिर माइक्रो जंपर से उसका बोल बनाना पड़ता है, फिर थोड़ा काम बढ़ जाता है। तो जब आप सीपीयू रिमूव करो तो आपका टाइमिंग बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो सीपीयू निकालने के दौरान आपको पता चल जाना चाहिए कि नीचे का सीपीयू का सारा बोल्ट वो पिघल गया है, तभी आप टूल्स को सीपीयू के नीचे डालें तो सीपीयू निकल जाता है। अभी ये हमारा ऑलमोस्ट सीपीयू क्लीन हो गया है, अभी रेडी है, रिवॉल्व होने के लिए रेडी हो गया है। एक बार सीपीयू को क्लीन कर लेते हैं। ये देखो कम्प्लीटली ग्लू उसका साफ़ हो गया है। अब हम सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे।
सबसे पहले मैं सीपीयू को सेट कर देता हूँ इसके स्टैंड पे, क्योंकि एक ही स्टैंड है सारी आईसीओ का, सारी सीपीयू का, तो उसको सेट करना पड़ता है स्टैंड पे। A8 से लेके A40 तक का ये आता है स्टैंड। फिर बॉलिंग प्लेट को हम सेट करेंगे। ये प्लेट हमने निकाल ली है, अब हम सेट करेंगे सीपीयू पे। पीपीडी यूज करेंगे 138। हीट रखेंगे हॉट गन की 290 और एयर रखेंगे 70। ये हमारा सीपीयू रिवॉल्व हो गया है। अभी एक बॉल नहीं, एक अंदर का एक बॉल नहीं बना है, वो हम निकाल के, बॉल को निकाल के वहाँ पे लगा देंगे, ये वाला बॉल। भी हीट लगाएंगे तो वो भी बैठ जाएगा उसकी जगह पे। ये हमारा कम्प्लीटली सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है। सीपीयू को क्लीन कर लेंगे। अब हम सीपीयू को बिठाएंगे। सबसे पहले हम रोशन फ्लक्स को अप्लाई कर देंगे। अगर जब भी कभी भी आप सीपीयू लगाते हो तो आप रोशन फ्लक्स का यूज़ करो, तो क्या उससे सीपीयू हिलता नहीं है जब आप हीट लगाते हो तब। अब हम सीपीयू को इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए मैंने हीट रखा है
345 और एयर 70 रखा है। एयर 70 मैंने सेट करके रखा है और 345 हीट। ऐसा चारों ओर CPU के चारों ओर घुमाने का। ऐसे घुमाते रहने का। जब CPU के नीचे से फ्लक्स पिघलता हुआ बाहर आपको दिखे तो ये समझ लेने का कि नीचे का जो CPU का बोल है वो पूरा पिघल चुका है। और उसके बाद में हल्के हाथों से CPU को थोड़ा हिला देने का तो CPU उसकी जगह पे अच्छी तरह से बैठ जाए। अभी थोड़ा CPU को हम हिला देंगे। ये देखो नॉर्मल सा CPU को हिलाने का। ये हमारा CPU बैठ गया है कम्प्लीटली। अब हम ऑन DC पावर सप्लाई में चेक करेंगे। थोड़ा मदरबोर्ड को ठंडा होने देते हैं। इसके बाद में हम मदरबोर्ड को क्लीन करेंगे। अभी मदरबोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। वो वीडियो को मैं थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ। अब हम DC पावर सप्लाई में हम चेक करेंगे कि कितना एम्पियर ले रहा है। कोई शॉर्टिंग है कि नहीं वो हम देखेंगे। नहीं, अभी शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा है। एक बार हम स्विच प्रेस करके मैं देखता हूँ कितना एम्पियर ले रहा है। बिल्कुल सही एम्पियर ले रहा है। एक बार हम डिस्प्ले कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या फ़ोन के फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। अभी मैं ऑन ऑफ स्विच को शॉर्ट करूँगा तो फ़ोन ऑन होगा। और DC पावर सप्लाई में भी देखेंगे। पहले 120 तक जाता था, 40 कई कई दफ़ा 40 पे रुक जाता था, 120 तक जाता था। अभी ये देखो हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है और लोगो भी आ गया है, आप देख सकते हो। एक बार क्या करते हैं हम ये लेयर को जॉइंट करके देखते हैं। इससे पहले जॉइंट करने से पहले हमें ये नीचे का सारा जो बोल्ट है वो अच्छी तरह से उसको क्लीन करना पड़ता है। एक बार हम क्लीन कर लेते हैं। सोल्डर आयरन का मैंने हीट रखा है 425 और डी सोल्डर वायर से अच्छी तरह से ये पेट को, नीचे का जो पेट है, जो बोल है, वो अच्छी तरह से क्लीन कर लेने का। उसके बाद में हम ये रिबॉल करेंगे डाउन लेयर को।
कैमरा को मैं अच्छी तरह से सेट करता हूँ तो आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। अभी ये डाउन लेयर कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है और अब हम सब उसको पहले क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद में अपर लेयर को भी उसका बोल जो है वो क्लीन करेंगे। अब अपर लेयर को क्लीन कर लेते हैं। ये जो डबल लेयर जो मदरबोर्ड होते हैं आईफोन के अंदर, बहुत सारे टेक्नीशियन को दिक्कत आती है जब वो प्री हीटर पे रखते हैं, जब उसको जॉइंट करते हैं तो अच्छी तरह से मदरबोर्ड जॉइंट नहीं होता है। तो उसकी भी एक ट्रिक होती है, वो कैसे उसको आप बिठाओगे, वो भी इसकी भी एक ट्रिक होती है। सबसे पहले ये अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लेने का बोल को। और जब आप रिवॉल्व करते हो तो आप जब आप रिवॉल्व करते हो तो अच्छी तरह से उसका बोल्ड बनना चाहिए लेयर का, तभी ये लेयर बैठती है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोल्ड बन जाता है तो ये लेयर नहीं बैठती है। और जिसको भी ये लेयर बिठाने में दिक्कत आती है, आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प करूँगा। मैं आपको ट्रिक भी दिखाऊंगा कि कैसे लेयर को, अगर आपसे अच्छी तरह से लेयर नहीं बैठती है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप उसको कैसे लेयर को बिठा सकते हैं। इसकी भी एक ट्रिक होती है। अगर मैं ये वीडियो में दिखाने जाऊंगा तो फिर ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। कोई और फ़ोन आएगा जो आईफोन होगा, डबल लेयर का होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा 100% आपका लेयर एक ही टाइम में आपका लेयर बैठ जाएगा। वो क्या करना पड़ता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर लेयर भी क्लीन हो चुका है। अब हम रिवॉल्व करेंगे डाउन लेयर को। अब डाउन लेयर को रिवॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं उसके स्टैंड पे सेट कर देता हूँ।
ये मैंने सेट कर दिया। अब स्टेंसिल को भी हम सेट करेंगे। स्टेंसिल भी हमने सेट कर ली है। पीपीडी हम यूज करेंगे 183 हम पीपीडी यूज करेंगे उसमें। अभी सारे बॉल बन चुके हैं। अब हम उसको प्री हीटर पे रखेंगे मदरबोर्ड को बॉल बनाने के लिए। प्री हीटर को हीट होने देते हैं। उसके बाद में अपने आप जो बॉल है वो बन जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी रिबॉल तो कर लिया है। ये देखो बहुत ही अच्छी तरह से बॉल बन गया है। थोड़ा हॉट गन को यूज करते हैं। तो बॉल अच्छी तरह से बच जाए। अब फ्लक्स को अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। थोड़ा ठंडा होने देते हैं मदरबोर्ड को। उसके बाद में हम जॉइंट करेंगे अपर लेयर को। मदरबोर्ड को नीचे उतार लेते हैं तो ठंडा हो जाए। प्री हीटर से अलग कर लेते हैं।
अभी ये मदरबोर्ड ठंडा हो गया है। फिर हम अब अपर लेयर को जोड़ देंगे, बिठा देंगे। पहले उसको सेट कर लेने का अच्छी तरह से। अभी मैंने प्री हीट को ऑन कर दिया है। वीडियो को मैं थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ। मदरबोर्ड अभी हीट हो गया है। अंदर का बॉल भी शायद पिघल गया है। अब थोड़ी देर रहने देते हैं तो मदरबोर्ड जो अपर लेयर है वो डाउन लेयर के साथ अच्छी तरह से बैठ जाए। जब बैठ जाए तो ऐसा थोड़ा हल्के हाथों से ऐसे हिला देने का। ये कम्प्लीटली बैठ चुका है। अभी मैंने प्री हीटर भी ऑफ कर दिया है। अभी इसको नीचे उतार लेते हैं। अब हम थोड़ा क्लीन कर लेंगे इसको, जो नीचे ग्लू लगा है। एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। शॉर्टिंग नहीं है, कंप्लीट है। अब हम मदरबोर्ड को इसकी बॉडी के साथ कनेक्ट करके फ़ोन को ऑन करेंगे। डिस्प्ले लगा देंगे। अब हम ऑन करेंगे फ़ोन को। देखो फ़ोन ऑन हो चुका है। फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है हमारा। कैमरा भी वर्क करता है और IMEI नंबर भी दिखा रहा है। ये देखो, कैमरा भी कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। जब भी आप CPU लगाओ तो सबसे पहले CPU रिवॉल्व करते हो तो सबसे पहले कैमरा ही चेक करना होता है। और कैमरा चलता है तो सब कुछ चलेगा। ये देखो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं कोई नए सॉल्यूशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।